है कंटेंट? यस सर। ठीक है, आज जब हम उसको इलैबोरेट करेंगे तो आपको बड़ा आसान लगने लगेगा और यू विल फील वेरी रिलैक्स विद द कंटेंट ऑफ दैट टॉपिक। बहुत एक्चुअली मेरे पास जो किताबें हैं उनमें भी कंटेंट है इस टॉपिक के, पर इतने अच्छे नहीं है जितने उसमें है। ठीक है, तो काफी सर्चिंग करनी पड़ी, बहुत टाइम लगा मैं उसको ढूंढने में। ठीक है, और उससे सीखना बड़ा आसान है, टाइम बहुत बचेगा आपका। ठीक है, तो देखते हैं उसको। आज का टॉपिक शेयर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। स्क्रीन दिखाई दिया? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यूनिट 4, ठीक है, ओटी का, ओटी लिख देते हैं यहाँ पे। टॉपिक है इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है पहले इस पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज इन्वेंट्री? इन्वेंट्री क्या होती है बताइए। एनी आइडिया इन्वेंट्री क्या होती है? दिमाग मिश्रा, रोल नंबर पे अटेंडेंस लेना बंद कर दिया हमने, केवल गूगल फॉर्म भरो और सीखने पे ध्यान दो। ठीक है, तैयारी अच्छी नहीं होगी तो फिर मजा नहीं आएगी पेपर में। ये फाइनल है कि पेपर एमसीक्यू बेस्ड ही होंगे? बहुत जटिल क्वेश्चन पूछ लिया। हम कुछ कमेंट करेंगे ही नहीं जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता। हमने कहा ना गॉसिप से बचे हैं, ये मेरा नेचर भी है। बिल्कुल सॉलिड, मुश्किल से 8-10 घंटे के अंदर सबको पता लग जाएगा। उसको लेकर बेकार में क्यूरियस हो रहे हो, कोई फायदा नहीं उससे, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। एक प्रोबेबिलिटी हम बता सकते हैं कि मल्टीपल चॉइस के चांस है, लेकिन अगर तुम ये सोचो कि हम कहते कि मल्टीपल चॉइस होंगे तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, नॉलेज तो होनी चाहिए तब भी। नहीं करोगे क्या? ठीक है, ओके, फिर से देख लो इन्वेंट्री क्या होती है। सर इन्वेंट्री मतलब कुछ गुड्स, कुछ मर्चेंडाइजेस या कोई भी स्टोरेज जो हम लोग स्टोर करके रखते हैं, कोई भी आइटम्स। तो बिल्कुल सही। कहाँ होती है ये, कहीं देखा है? सर मेनली गोडाउन्स वगैरह में। और कहीं? कोल्ड एरियाज। कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज सही आंसर है, वेरी गुड। और सर अब इतनी जगह पता थी। ठीक है, चलो सबसे आसान आंसर दें। इन्वेंट्री तो हम लोग के घरों में मौजूद होती है। घर में भी हम लोग जैसे साबुन है, राशन की कुछ चीजें हैं, क्या हम लोग स्टॉक में नहीं रखते? यस सर। बताइए, ये कुछ होशियार लोग रोल नंबर काहे लिख रहे हैं? तुम वेरी स्मार्ट स्टूडेंट्स आर राइटिंग रोल नंबर। क्या वो बिल्कुल अपने विचार शक्ति का प्रयोग कम करते हैं? जब हमने कह दिया गूगल फॉर्म पे अटेंडेंस देनी है तो रोल नंबर क्यों दे रहे हो? नहीं मांग रहे हैं, अटेंडेंस तो लगा ही नहीं रहे हैं, सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट सपोर्ट मिलेगा। क्या खाली अटेंडेंस के लिए क्लास ज्वाइन करी जाती? तो फिर सब सीखोगे कब? तो सीखने पे फोकस करो। अटेंडेंस लिंक बराबर आपको बच्चे भी भेज रहे हैं, ठीक है, आप उसको यूटिलाइज करिए, अपना अटेंडेंस भरिए और सुनिए ध्यान से। ठीक है,
अगर सीखना है, बाकी आप इतने समझदार हो गए हैं, बड़े भी हो गए हैं, तो अपना भला बुरा आई थिंक यू नो वेरी वेल, ठीक है। बहुत से बच्चे यहाँ सिंसियर हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी करते हैं, और उम्मीद हम सबसे लगाते हैं। हम ये क्यों कहें कि सबसे नहीं लगाते, ठीक है, क्योंकि टाइम तो सभी लोग देते हैं। ओके, तो इन्वेंट्री का आंसर मुझे मिल चुका है। तो इन्वेंट्री की शुरुआत अपने घर से ही करते हैं। हम सभी के घर में क्या ऐसा है ही नहीं कि कोई चीज का हम लोग स्टॉक नहीं करते, ऐसा है क्या? बताइए, घर में इन्वेंट्री होती है कि नहीं होती? यस सर, होती है। अरे बेसिक तौर पे जैसे डेली यूजेस की चीज है, साबुन हो गया, नमक हो गया, तो ऐसा तो है नहीं कि नमक बस 2 चम्मच ले आए और फिर जब वो खत्म हो गया फिर 2 चम्मच ले आए। पूरा एक पैकेट या 2 पैकेट या 4 पैकेट स्टॉक में रखते हैं, तो वो इन्वेंट्री हो गई, ठीक है ना। पर्पज क्या है इन्वेंट्री रखने का? पर्पज बता सकते हो? सर आगे यूज कर ले उस चीज को, हम लोग यूटिलाइजेशन अच्छा हो जाए। यूटिलाइजेशन के लिए तो लेते हैं, ये बात तो सही है, लेकिन सर उससे टाइम बचेगा थोड़ा, सर डेली डेली जाना पड़ेगा शॉप पे। बहुत बढ़िया आंसर, पूरे नंबर, फुल मार्क्स, ठीक है। इन्वेंट्री का मेन पर्पस तो यही है, टाइम की बचत, ठीक है। अगर आप स्टॉक घर में बना रहे हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि आप महीने का राशन क्यों इन्वेंट्री कर लेते हैं, क्योंकि आप रोज रोज नहीं जाना चाहते हैं कि 100 ग्राम आटा ले आए और उसको खर्च कर लिया, तब फिर दूसरे दिन चले गए 100 ग्राम आटा लेने, ठीक है। ऐसा नहीं करते आप क्या करते हैं, इकट्ठे 10 किलो 15 किलो एज पर योर डिमांड। डिमांड वर्ड आ गया, डिमांड पे फोकस करना, ठीक है। एज पर योर डिमांड आप इन्वेंट्री मेंटेन करते हो। अगर आपकी फैमिली में 4 या 6 मेंबर है तो इन्वेंट्री उस हिसाब से बनेगी। आप अकेले हैं, कमरे में किराए पे रहते हैं, तो आप अपने हिसाब से इन्वेंट्री डिजाइन करते हैं, ठीक है। लेकिन स्टॉक तो आप रखते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। वो स्टॉक गुड्स का हो सकता है, रॉ मटेरियल भी हो सकता है, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। इसके अलावा आपके आसपास जनरल स्टोर होगा, क्या वो इन्वेंट्री नहीं रखता? यस सर, रखता है। भूल रखता है वो, कहते हैं 10 मंगा लेता है। ऐसा थोड़ा ना करेगा, आज 10 पैकेट खरीदे उसने, कल फिर 10 पैकेट खरीदेगा, तो ऐसा क्यों ब्लॉक करेगा? जब डिमांड ही इतनी ज्यादा नहीं है, मोहल्ले वाले आसपास के एक दो पैकेट ले जाते हैं, तो जैसे ही 8 पैकेट 9 पैकेट हो गए फिर से 10 रख लिए उसने, ठीक है। इसी को इन्वेंट्री मेंटेनेंस कहते हैं। क्लियर? इन्वेंट्री का मतलब समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, अच्छा। इन्वेंट्री जब क्लियर हो गई है, तो इन्वेंट्री से रिलेटेड जो हम लोग को पढ़ाई करनी है, वो बेसिकली यहाँ पे इन्वेंट्री के 4 मॉडल्स हैं, यही चारों हमें पढ़ाने हैं, ठीक है। जिसमें से 2 परचेज मॉडल है, ठीक है। विद इंस्टेंटेनियस रिप्लेनिशमेंट का मतलब मालूम है किसी को? किसी ने गूगल सर्च किया था? इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है तुरंत, रिप्लेनिशमेंट पूर्ति करना। मतलब मान लो 10 पैकेट नमक के एक जनरल स्टोर वाला रखता है, और 10 पैकेट में से उसके 9 पैकेट खर्च हो गए, तो क्या करेगा? एक पैकेट होने पर वेट नहीं करेगा, 10 पैकेट तुरंत मंगवा लेगा, ठीक है। तो ये इंस्टेंटेनियस रिप्लेसमेंट कहलाता है। अब मान लो नमक के पैकेट सारे ही खत्म हो गए, अचानक से कस्टमर आ गए, 5 पैकेट की जरूरत पड़ गई आपके पास, सपोज 5 ही पैकेट थे, सॉरी 10 पैकेट की जरूरत पड़ गई आपके पास, 5 पैकेट थे, 5 पैकेट कम पड़ गए, ठीक है। 5 पैकेट जो कम पड़ गए हैं वो अचानक से तो अब आप दे नहीं पाओगे, क्योंकि वो आपके स्टॉक में ही नहीं, कहां से दे दोगे? तो वो कहलाता है शॉर्टेज होना, कमी हो जाना। इसीलिए मॉडल, ये अभिषेक मिश्रा रोल नंबर काहे लिख रहे हो? गूगल अटेंडेंस भरो बेटा। अब हमने अटेंडेंस वाला काम खत्म कर दिया, तैयारी करा रहे हैं, ठीक है। तो मॉडल 2 तरह के आप देख रहे हैं, हाइलाइटर पे बड़ा करके देखिएगा, विदाउट शॉर्टेज और विद शॉर्टेज। देख लीजिए, विद शॉर्टेज का मतलब है नमक के 10 पैकेट का ऑर्डर अचानक से आ गया आपके पास, और आपके पास 5 ही पैकेट थे, तो 5 पैकेट आपके शॉर्टेज हो गए, तो ये विद शॉर्टेज वाला मॉडल होगा। और इसी तरह परचेज मॉडल विदाउट शॉर्टेज का मतलब कि आपके पास कमी नहीं है,
आपके पास पूरे 10 पैकेट थे और जितनी डिमांड आई आपने सप्लाई कर दी, ठीक है। तो ये दो तरह के मॉडल होते हैं। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग के भी दो मॉडल होते हैं, विद शॉर्टेज और विदाउट शॉर्टेज। इतना क्लियर है? सर मैं फिर से बता दीजिए। ये टोटल 4 हाँ बिल्कुल, किसने पूछा? अभय ने। मॉडल इन्वेंट्री के 4 प्रकार से हैं, यही चारों हम आपको पढ़ाएंगे, इनके फॉर्मूले बताएंगे, इनके क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। बस क्वेश्चन इतने आसान है कि आप खुद ही तुरंत समझ जाएंगे और इजी लगेगा आपको। और फॉर्मूले बिल्कुल फिक्स है, मतलब वो याद करने बस, सिंपल फॉर्मूले, ऐसा भी नहीं कि बहुत मेहनत करनी, ठीक है। अच्छा, 2 मॉडल इन्वेंट्री के होंगे खरीदारी से जुड़े हुए, परचेजिंग से। तो 2 मॉडल इन्वेंट्री के निर्माण से जुड़े होंगे, मैन्युफैक्चरिंग से। एक मॉडल विद शॉर्टेज को लेकर के होगा और दूसरा मॉडल विदाउट शॉर्टेज को लेकर के होगा। इस प्रकार से 4 मॉडल बनेंगे। क्लियर हो गया? शॉर्टेज का मतलब होता है कमी होना, ठीक है। जैसे तुमसे कोई चीज मांगने है और तुम्हारे पास वो चीज है ही नहीं, तो उस चीज को आप डिलीवर नहीं कर पाओगे, तो वो शॉर्टेज है। तो मॉडल में भी, परचेजिंग में भी है कि आप दुकान में गए, आपने कहा हमको ये चीज चाहिए, मान लो 4 पैकेट साबुन के मांगे और उसके बाद 2 ही पैकेट है, तो 2 पैकेट की शॉर्टेज है, तो वो आपको मना नहीं करेगा। वो ये कहेगा हम आपको थोड़ी देर में भिजवा रहे हैं, या आप थोड़ी देर में आके ये 2 पैकेट भी ले जाइएगा। उसके लिए वो तुरंत ऑर्डर करेगा, ठीक है, लेकिन शॉर्टेज तो है उसके पास। क्लियर? यस सर। और इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो फॉर्मूला बेस्ड होंगे, मतलब तुम्हें फॉर्मूला सीधे लगाना है, तो इसमें मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करना है, सीधे फॉर्मूला लगाना है। जैसे सिंपल 11th-12th में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पढ़ते थे, ऐसे ही, ठीक है। अब निकालना क्या होगा वो बताते हैं। बेसिकली तुमको ये निकालना होगा, जो बुक के टाइटल है परचेज मॉडल में, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ। परचेज मॉडल में तुमको EOQ निकालना होगा कि कब ऑर्डर करें, कितना ऑर्डर करें कि हमारा खर्चा कम से कम रहे और फायदा बढ़े, ठीक है। ऐसे समझो, जनरल स्टोर की दुकान में नमक के 10 पैकेट रखने की वजह क्या है? क्योंकि आसपास के जो ग्राहक हैं, कस्टमर हैं, वो अधिकतम डिमांड जो उसकी क्रिएट हो रही है 8-10 दिन में, वो 10 ही पैकेट की आ रही है, नहीं तो उसमें 100 पैकेट रख ले। डिमांड के ऊपर आपकी इन्वेंट्री डिपेंड है। इतना क्लियर है? यस सर। अगर आप जरूरत से ज्यादा इन्वेंट्री स्टॉक कर लोगे तो ये फायदेमंद है कि नुकसानदायक है? नुकसान है सर, एक्सपायरी हो जाएगा। पहला आंसर बिल्कुल सही है, एक्सपायरी हो जाएगा। क्या और भी आंसर बन सकते हैं इसमें? सर कंडीशन डिपेंड करती है ना, कैसी कंडीशन पे डिमांड आती है। जैसे कोविड में डिमांड आई थी ज्यादा, तो उस वजह से स्टॉक ज्यादा रखना पड़ा था, तो कंडीशन पे डिपेंडेंट है। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये नहीं, अभी उसने बताया कि एक्सपायरी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। मैं खुद ही कह रहा हूँ कि डिमांड से ज्यादा हमने इन्वेंट्री भर ली तो साइड इफेक्ट क्या आएंगे वो पूछ रहे हैं। सर रखने में भी दिक्कत होगी, उसके लिए गोदाम छोटा पड़ सकता है, यूज भी नहीं होगा। बिल्कुल सही, दोनों आंसर सही है। पहला, रखने में दिक्कत होगी, स्पेस वाली प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। जबरदस्ती किसी तरह से बस एडजस्ट करने के हिसाब से पूरा जगह भर देंगे, बाद में निकालने में भी दिक्कत होगी वहां पे, ठीक है। और दूसरा, यूज भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऐसा स्टॉक भी हो सकता है जो यूज ना हो पाए, ये भी क्लियर है, ठीक है। यस सर। ओके, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और इकोनॉमिक, सॉरी एक अभी पहले बताया। तो इन्वेंट्री अगर जरूरत से ज्यादा रखें तो नुकसानदायक है, इससे हमेशा डिमांड पे डिपेंड है। तो ये डिमांड कहाँ से आती है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कितना ऑर्डर करें, यही तो ऑप्टिमाइजेशन करना है इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री तो नॉर्मल चीज है, ऑप्टिमाइजेशन सब्जेक्ट है जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हर जगह ऑप्टिमाइज कर रहे हैं कि हम लोग ज्यादा जगह और पैसा दोनों ही वेस्ट ना करें।
अगर फालतू में सामान भर के रख लिया, वो निकल भी नहीं रहा, तो जगह भी वेस्टेज हो रही, किराया भी जा रहा फालतू का, ठीक है, और पैसा भी ब्लॉक हो गया, तो ये भी नुकसानदायक है। इसीलिए ऑप्टिमाइजेशन क्या कहता है, EOQ निकालो। क्या निकालो? EOQ। पता करो कितने यूनिट ऑर्डर करने में फायदा है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, 200 यूनिट मंगाने में फायदा है कि 100 यूनिट मंगाने में किसी प्रोडक्ट के, ठीक है, कितना क्लियर है? यस सर। आगे सुनो, मैन्युफैक्चरिंग मॉडल में ये शब्द चेंज हो जाएगा, वहां पे इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी आएगा। क्या आएगा? इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, EBQ, ठीक है। लेकिन जब इन चारों मॉडल को हम लोग पढ़ेंगे तो जो कॉमन सिंबल यूज होगा फॉर्मूले में वो Q स्टार दिखाई देगा। Q स्टार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, EOQ या EBQ को, ठीक है। ये हम पहले से बताए दे रहे हैं ताकि जब पढ़ाए तो हमें भी दिक्कत ना हो समझाने में, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद थोड़ा स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, एंटायर स्क्रीन, क्योंकि कुछ चीजें हमें नोट से दिखानी है, सब टेक्स्ट फाइल से नहीं हो पाएगा। अटेंडेंस किसी और की रहेगी तो भाई फिल कर दीजिए, बच्चों ने तो लिंक काफी शेयर कर दिए हैं, बाकी आपकी चॉइस है। हाँ, शिवम ने सही लिखा, पैसा भी ब्लॉक हो जाएगा, करेक्ट है, और जगह भी भर जाएगी, वो भी ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो ये देखिए क्या आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, स्टार्ट करें। सर यूनिट 1 है क्या? कहाँ पे लिखा यूनिट 1? चैप्टर 1 है यूनिट 4 का। सर वो तो बुक के बेसिस पे है ना। ये कंटेंट हमने जहां से पिक किए ना, एक्चुअली इस कंटेंट को पिक करने में हमको काफी दिक्कत आई, क्योंकि कंटेंट आसानी से यहाँ पे लाइब्रेरी वगैरह में मिले ही नहीं हमें, तो इस वजह से हमको इसमें जो कंटेंट लिखे बिल्कुल टू द पॉइंट है, तुम्हें मतलब कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। और बाकी रन सिंह की किताब में देखोगे तो तुम खुद ही समझोगे कि ये कितना फायदेमंद है कंटेंट, ठीक है। और भी हमने किताबें देखी, कांति स्वरूप की देखी, और कलावती की भी एक किताब है, ठीक है, एस कलावती। तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम यही कंटेंट शेयर करेंगे और ये समझ में भी तुरंत आएंगे और टॉपिक भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, आगे बताएं। तो इन्वेंट्री तो मैंने बता दी, ठीक है। इन्वेंट्री हो सकती है, मटेरियल हो सकती है, और वर्क इन प्रोसेस पड़ रही थी चीजों की। स्पेयर पार्ट समझते हो, गाड़ी के भी स्पेयर पार्ट होते हैं, और भी इसी तरह से कई आर्टिकल्स होते हैं जिनके स्पेयर पार्ट होते हैं, टीवी के भी होते हैं, ठीक है। तो स्पेयर पार्ट का इन्वेंट्री बनाना होता है, कई दुकानों में स्पेयर पार्ट लेने जाते हैं, वो गाड़ी की चेन चाहिए, साइड लाइट है या हैंडल है, ठीक है, एंड सो ऑन, कोई भी हो, स्पेयर पार्ट की इन्वेंट्री है। फिनिश गुड इन्वेंट्री क्या होती है? फिनिश गुड इन्वेंट्री कोई बोलेगा? लास्ट गुड्स होते हैं, मतलब रॉ मटेरियल को जब बनाने के बाद। एग्जांपल दो, अबे एग्जांपल दो, सबसे आसान तरीका। सो फिनिश गुड्स जैसे डायरेक्ट जो फैक्ट्री से आते हैं, जैसे कि फिनिश गुड्स में आ गया फर्नीचर हो गया, फर्नीचर। हाँ हाँ, सही 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 सही। देखो, टेलीविजन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, साबुन, ये जितने भी रेडी गुड्स हैं, मतलब सीधे यूज करने वाले, ये फिनिश गुड कहलाते हैं। तो इसकी भी तो स्टॉकिंग करनी पड़ती है, इन्वेंट्री तो इसकी भी बनती है। टीवी की दुकान में तमाम टीवी सेट रखे होते हैं, पर उनकी संख्या हजारों में तो नहीं होती ना, कितनी होती है? जनरल नॉलेज का IAS लेवल का क्वेश्चन, कितनी होती है? डिमांड के बेसिस पे, डिमांड के बेसिस। बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया आंसर, ठीक। डिमांड बेसिस होती है, ये IAS लेवल का क्वेश्चन है, इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, लोग सोचते हैं हम संख्या बताएं, संख्या नहीं बताई जाती, डिमांड की बेसिस होती है। अगर डिमांड 1000 की है तो निश्चित तौर पे वो 1000 टेलीविजन सेट रखेगा स्टॉक में, लेकिन अगर डिमांड ही 10-20 की है तो क्यों 1000 रख के पैसा हो जगह ब्लॉक करेगा? किराया अलग से भरना पड़ेगा, तो दिवालिया हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा पूरी तरह, ठीक है, क्लियर।
यस आगे बताएं। ओके, अब इन्वेंट्री में जो शब्द ये सब क्वेश्चन पेपर में एक एक नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं, जो अभी पढ़ाया और जो आगे बताने जा रहे हैं, ठीक है। एक होती है स्टोरेज या होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है। गुड्स को स्टोर करने में जो खर्चा करना पड़ता है वो स्टोरेज कॉस्ट कहलाता है। क्लियर हो गया? यस सर। इसमें जगह का खर्चा भी हो सकता है, जगह का भाड़ा या किराया, जो भी कह दो, ठीक है। अच्छा, हैंडलिंग कॉस्ट का मतलब है, अब टीवी ऐसा तो है नहीं उड़ करके मैन्युफैक्चर की कंपनी से आपको ट्रांसपोर्टेशन खर्चा करना पड़ेगा, यस सर। लोडिंग अनलोडिंग के लिए लेबर चार्ज देना पड़ेगा, यस सर। और जगह का मेंटेनेंस भी देखना पड़ेगा। तो ये सब हैंडलिंग कॉस्ट में आता है, ठीक है। लेबर चार्ज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो गया, ठीक। अच्छा, डेप्रिसिएशन कॉस्ट क्या होता है? तुमने सपोज तुम्हारा गारमेंट का दुकान था और तुमने क्या किया, 100 पीस गारमेंट एक ऐसे डिजाइन के मंगवा लिए जो अब आउट ऑफ फैशन हो गए, उसकी डिमांड ही खत्म हो गई मार्केट में। बात समझना। अब जब डिमांड खत्म हो गई तो वो तो तुम्हारा पैसा क्या हो गया, ब्लॉक हो गया एक तरह से। तो वो क्या हो गई, डेप्रिसिएशन कॉस्ट हो गई, ठीक है। और इसी प्रकार से अब तुम दुकान में बहुत सारा माल भरे हो लाखों रुपए का, तो तुम माल के लिए कहीं ना कहीं रिकॉर्ड मेंटेन करोगे कंप्यूटर पे या रजिस्टर पे। उसके लिए तुम्हें स्टाफ रखना पड़ेगा कि नहीं, स्टाफ सब मेंटेन करेगा, तो उसका भी खर्चा तुम्हें मेंटेन करना है। तो इसको बोलते कास्ट ऑफ स्टाफ रिक्वायर्ड टू कीप रिकॉर्ड। इसके अलावा तुम दुकान का इंश्योरेंस भी कराओगे, कोई नुकसान हो जाता है, आग वगैरह लग जाती है, कुछ हो जाता है चोरी वगैरह, तो वहां भी इंश्योरेंस कंपनी से हेल्प लोगे, तो उसका अलग से तुम्हें प्रीमियम देना पड़ेगा, टैक्स अलग रहेगा, ठीक है। तो ये क्लियर होगा इतना? यस सर। अच्छा, जो स्टोरेज कॉस्ट होती है उसको कैरिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, इसको सी कॉस्ट ऑफ कैरिंग, सी से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार से शॉर्टेज कॉस्ट का मतलब है, जब तुम्हारे पास जो ऑर्डर आया, तुम्हारे पास ऑर्डर आया 50 का, तुम्हारे पास सुविधा है 30 की, 20 तो कम है ना तुम्हारे पास, तो ये किस में आएगा, शॉर्टेज कॉस्ट। इस आइटम की 20 यूनिट की शॉर्टेज हो गई, ठीक है, तो उसका अच्छा आपको खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको सीएफ से डिनोट करते हैं, सी माने कॉस्ट, एस माने शॉर्टेज कॉस्ट। क्लियर? इसके वेरिएबल सबसे ज्यादा यूजर फ्रेंडली हमें लगे, इसीलिए मुझे इसके नोट सबसे ज्यादा पसंद है। बाकी रनसिंग में इस तरह से नहीं लिखा, उसमें मालूम है क्या लिखा है, C1, C2, C3, तो हमें वो लिटिल बिट कंफ्यूजिंग लगा, तो मुझे अच्छा नहीं लगा वो कंटेंट आपको समझाने में, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, जो आप ऑर्डर करते हैं इसको सेटअप कॉस्ट भी बोलते हैं। आपने कहा ऐसा है, वो 20 यूनिट टेलीविजन की भिजवा दीजिए मैन्युफैक्चरर से, तो ये क्या हुई, ऑर्डरिंग कॉस्ट, उसका जो पैसा आप दे रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, कैरिंग कॉस्ट को होल्डिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, और पर यूनिट टाइम इसका यूनिट होता है। शॉर्टेज कॉस्ट भी पर यूनिट टाइम में लिखा जाता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट को पर प्रोडक्शन रन के रूप में लिखते हैं। क्वेश्चन की भाषा बता रहे हैं, ऐसे लिख के आता है क्वेश्चन, ठीक है। अब ये सिंबल इंपॉर्टेंट है, इन सिंबल्स के बेसिस पे आपको क्वेश्चन में मिलेगी और सिंबल्स का यूज करके आप फॉर्मूले में आंसर निकालेंगे। जैसे एल माने लीड टाइम होता है, लीड टाइम का मतलब है दो ऑर्डर के बीच में कितना गैप है। आपने 100 यूनिट अभी मंगवाए, फिर 6 महीने बाद 100 यूनिट ऑर्डर किए, तो गैप कितना आया, 6 महीना। क्लियर? डी माने डिमांड, एनुअल डिमांड का मतलब है कि आपके दुकान में मान लीजिए 10 टीवी है, तो क्या आपकी डिमांड वहां पे 10 टेलीविजन मंथली है या एनुअल है या 15 दिन में है, ये डिपेंड करता है। तो एनुअल डिमांड इसको बोलते हैं, ठीक है। ऑर्डर साइज, एक बार में कितना ऑर्डर दिया जा रहा है, ऑर्डर साइज। टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यही सबसे स्पेशल क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, ठीक है। परचेज मॉडल में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी,
और मैन्युफैक्चरिंग मॉडल में इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर साइकिल टाइम, दोबारा वो ऑर्डर कब देना है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस पर ईयर के से और डिमांड रेट स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सारे फॉर्मूले हो गए। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती क्या है उसको हमने यहाँ पे शो ऑफ कर दिया, ठीक है। कि कॉस्ट ऑर्डर ईओक्यू एक्स और वाई एक्सिस के रूप में रिप्रेजेंट है। मिनिमम टोटल कॉस्ट कितनी होगी, ठीक है। और टोटल कॉस्ट का ग्राफ दिखाया है। इन्वेंट्री कैरी कॉस्ट बिल्कुल स्लैंट लाइन 45 डिग्री पे चली गई है, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो ईओक्यू के हिसाब से चलती है, ठीक। 4 मॉडल है और 4 में अब हम लोग पहला मॉडल, ठीक है, ये देखने जा रहे हैं, परचेज मॉडल विद इंस्टेंटेनियस रिप्लेनिशमेंट एंड विदाउट शॉर्टेज, मतलब कोई कमी नहीं है, स्टॉक में पूरा यूनिट है, ठीक है। तो ये सिंबल यूज होंगे। डी माने एनुअल डिमांड इन यूनिट, ठीक है। सीसी तो पता ही है, कैरिंग कॉस्ट। सीओ ऑर्डरिंग कॉस्ट। पी परचेज प्राइस पर यूनिट। क्यू ऑर्डर साइज, ठीक है। अच्छा, फिर और टाइम का किस मॉडल में, परचेज मॉडल विदाउट शॉर्टेज, ठीक है। क्यू ऑर्डर साइज है और टाइम पीरियड या टी साइकिल टाइम है और ये साइकिल टाइम बराबर एक इक्वल इंटरवल पे दिखाया गया, ठीक है। इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। जैसे जैसे ऑर्डर स्टॉक खत्म होता जा रहा फिर से दोबारा ऑर्डर कर दिया, फिर से दोबारा ऑर्डर कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूले हैं जो सीधे प्रश्न में यूज करते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर, डिमांड अपॉन ऑर्डर साइज, एवरेज इन्वेंट्री, ऑर्डर साइज, ठीक है, अपॉन 2, कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग पर ईयर, डिमांड अपॉन ऑर्डर साइज इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कैरिंग कॉस्ट Q by 2, परचेज कॉस्ट डिमांड इनटू परचेज प्राइस पर यूनिट, टोटल इन्वेंट्री, सबको जोड़ दिया तीनों टर्म को। इसके अलावा टोटल कॉस्ट हो गई। इसके बाद ये डिफरेंशियल वाला पोर्शन आपके लिए बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं है। मेन इसका जो फाइनल आंसर है EOQ वो मेन है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। देख लीजिए क्यू स्टार लिखा है कि नहीं यहाँ पे। यस सर। क्यू स्टार बराबर 2 गुणे डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट बटे कैरिंग कॉस्ट का स्क्वायर रूट है। यही क्यू स्टार का सिंपल फॉर्मूला है। इसके अलावा कुछ और फॉर्मूले भी हैं। क्यू स्टार के बाद D अपॉन क्यू स्टार होता है टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, और क्यू स्टार अपॉन D उल्टा लिखा है टाइम बिटवीन ऑर्डर, मिनिमम टाइम या एवरेज कॉस्ट पर यूनिट पर टाइम। ये ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और डिमांड इनटू 2 का स्क्वायर रूट है। फॉर्मूले खत्म हो गए। क्वेश्चन शुरू है, तो क्वेश्चन को यहां ना देख के नोट पैड पे वापस चलते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए। एक मैन्युफैक्चरर अपने कस्टमर को 600 यूनिट प्रोडक्ट पर ईयर देना चाहता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है सर ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए थोड़ा। 600 यूनिट क्यों बनाना चाहता है बताओ। सर स्क्रॉल सर उतनी डिमांड है, कस्टमर की डिमांड है सर। बस 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 खत्म हो गया, ठीक है। और शॉर्टेज और नॉट अलाउड, देखो भाई पेपर में कहीं लिख के नहीं आएगा कि कौन सा मॉडल है, पेपर में ये लिख के आएगा। इससे तुम पहचानोगे कि विदाउट शॉर्टेज है कि विद शॉर्टेज। ये क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो ये विदाउट शॉर्टेज वाला मॉडल है, ये क्लियर हो गया, ठीक है। और कस्टमर से रिलेटेड है, ठीक है। एंड स्टोरेज कॉस्ट ₹0.60 पर यूनिट पर ईयर, ये भी यूनिट दे रखा है। सेटअप कॉस्ट भी दे रखा है, सेटअप कॉस्ट को ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कहते हैं, ₹80। माइंड क्या करना वो तो बाद में, पहले इतना लिख देते हैं। ये देखिए डिमांड 600 यूनिट, ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹80 और कैरिंग कॉस्ट 60 पैसे। क्लियर? तीनों क्लियर है? पहले नोट कर लिया जाता है। सही नोट हो गया? इतना
इतना क्लियर है? बताइए। यस सर। सभी लोग देख ले आराम से, कोई जल्दी ना करें। ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ये स्टोरेज कॉस्ट को सेटअप कॉस्ट भी बोलते हैं, सॉरी कैरिंग कॉस्ट बोलते हैं इसको, स्टोरेज कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ कैरिंग, और ऐसे यूनिट डिमांड हो गई। सर तो ये मैन्युफैक्चरर मॉडल है विदाउट स्टोरेज शॉर्टेज। ना ना, ये देखो, अब मैन्युफैक्चरर हैज टू सप्लाई है, सप्लाई वर्ड आ गया ना, सप्लाई मतलब फिनिश गुड है, क्रिएट नहीं। तो परचेज मॉडल विदाउट शॉर्टेज। हाँ, परचेज मॉडल विदाउट शॉर्टेज का क्वेश्चन है, क्योंकि आप मांगा क्या है दिया, इससे भी पहचान सकते हो। ऑप्टिमम रन साइज, ये एक इंडिकेटर है कि ये बता रहा है कि यहाँ पे परचेज मॉडल है, और ये ऑप्टिमम रन साइज वर्ड तभी यूज होता है ईओक्यू के केस में, और बाकी तो सब अलग चीजें हैं। टाइम बिटवीन ऑर्डर और मिनिमम एवरेज ईयरली कॉस्ट, ये अलग है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। ऑप्टिमम रन साइज का मतलब क्या होता है? ईओक्यू। ठीक है, और ईओक्यू का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले हमने दिखाया था, यही होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 गुणे ऑर्डरिंग कॉस्ट इनटू डिमांड अपॉन कैरिंग कॉस्ट, ये फॉर्मूला है। अब आप इसमें इन सब को रख के देख लीजिए और सॉल्व करके देख लीजिए यही आंसर आ रहा है कि नहीं, चेक कर लीजिए खुद ही। खुद से चेक करिए, गलत भी हो सकता है क्योंकि आंसर बच्चों ने बताया है। सही है सर। बाकी लोगों ने चेक किया? यस सर, सही है। यस सर, ठीक है। जो लोग चेक कर रहे हैं उनको ये पूरा क्लियर हो जाएगा, करना क्या वो सब सच पता लग जाएगा। बाकी जो लोग दूसरे के आंसर को के मान रहे हैं तो वो पे ही मानते रहे, चलेगा, क्योंकि सीखने के मामले में खुद लगना पड़ता है। कोई दूसरा सीखेगा तो उसको आएगा, तुमको थोड़ा ना आएगा। सबने चेक कर लिया? यस सर, चेक। किसी को दिक्कत आ रही है तो वो अभी बोल सकता है, हम उसको समझा भी देंगे, संकोच न करे कृपया। सीखने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ईगो पे तो लेना ही नहीं चाहिए, सीखने वाला ईगो करने से कोई फायदा नहीं है। बस सीखने पे ध्यान दे, एक बार आ जाए उसका टास्क पूरा हो गया, रिलैक्स। सबको क्लियर है फिर? यस सर। किसी को दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े। अब मिनिमम एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला ये होता है, ये फॉर्मूले सब लिखे हुए हैं नोट्स में। स्क्वायर रूट ऑफ 2 गुणे पीओ ऑर्डरिंग कॉस्ट, पीसी कैरिंग कॉस्ट, डिमांड, ठीक है। तो इसकी भी वैल्यू चेक कर लो भाई, कितना आ रहा है देख लो। सही है सर। देखा, स्क्वायर रूट के बावजूद ये क्वेश्चन इतने टफ नहीं है कि आप इसको निकाल ही ना पाओ। सही है सर। बाकी लोग भी चेक कर लें, अगर किसी को समस्या है तो तुरंत बताए, समस्या का तुरंत समाधान किया जाएगा। और नहीं है तो ये मान के चलिए कि आपका 6 से 12 नंबर, ये 12 नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल आपकी पॉकेट में है। सर तो अगर एमसीक्यू बेस पे आएगा क्वेश्चन तो फिर तो टाइम लिमिट तो कम है, उसमें सॉल्व कैसे करेंगे? ना ना, उसका पैटर्न अलग होगा एमसीक्यू बेस का, उसमें दूसरे तरीके से पूछेंगे ये, और सॉल्व भी करवाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन देंगे। बड़ा क्वेश्चन में तो बहुत टाइम चाहिए फिर। तो सर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस देंगे, वैल्यू होंगी, बस उसको सॉल्व करके रखना होगा। हाँ बिल्कुल सीधा क्वेश्चन होगा। ओके सर। जैसे अभी निकाल लो, तुरंत ही निकल आ रहा, कोई ज्यादा टाइम क्यों लग रहा। अब टाइम बिटवीन ऑर्डर्स, ये हमने तीसरा क्वेश्चन जोड़ा इसमें। टाइम बिटवीन ऑर्डर्स का फॉर्मूला देखो ईओक्यू पे डिपेंड है, यानी अगर तुमने ये गलत निकाल दिया, ये
तो ये क्वेश्चन बिगड़ जाएगा, क्योंकि इसी को बोलते हैं क्यू स्टार। ध्यान रखना, मैं लिखे दे रहा हूं अलग से, इक्वल टू क्यू स्टार। बात समझ में आई? इसी को क्यू स्टार बोलते हैं। क्लियर? यस सर। सर एक बार सॉल्व कर दीजिए, आंसर मैच नहीं। कौन वाला बताओ, कौन वाला? ये जो ईओ क्यू वाला, ये वाला अभी लो, यहाँ रफ वर्क कर दे थोड़ा सा। यस यस 2 into 80 160 multiplied by 600 divided by 0.60, ठीक है, इक्वल टू चाहो तो 0.60 से इसको डिवाइड भी कर दो, तो ये हो जाएगा 160 मल्टीप्लाइड बाई 130, इतना ठीक है। और इसको और भी अच्छे तरीके से लिखना हो तो वो भी लिख दो, 16 मल्टीप्लाइड बाई 1 के साथ 4 जीरो। अब जरा स्क्वायर रूट लेके देखो, 16 का स्क्वायर रूट 4 और 100 दो बार लिखा है तो 100 हो जाएगा, तो 4 into 100 बाहर आ जाएगा, 400 यूनिट। सही है, ठीक है। यस सर। हमने दोनों नंबर जानबूझ के अलग अलग लिखे हैं ताकि आपको स्क्वायर रूट दिखाई दे। इसका 4 होगा, इसका 100 होगा। क्लियर है? ठीक है, यस सर। यस ओके। अब हम इसको रफ करे दे रहे हैं। 400 यूनिट कैसे आए वो मैंने बता दिया है, ये रफ वर्क था, फेयर नहीं। ओके, अब टाइम बिटवीन ऑर्डर निकाल के चेक कर लीजिए। चेक किया टाइम बिटवीन ऑर्डर, इसका जो आंसर आएगा डिफॉल्ट ईयर्स में आएगा, ईयर्स में। पर फ्रैक्शन वैल्यू को हमने सिंप्लीफाई करने के लिए मंथ में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद फाइनल आंसर लिख दिया उसका। देखा? यस सर। 7th मंथ आना चाहिए। चेक कर लो, हमें पता नहीं, बच्चों ने बताया था, वो गलत हो। नहीं सर, सही है सही है। नहीं, 7 मंथ वाले जो भी स्टूडेंट है आप प्लीज चेक कर लीजिए, जल्दी ना करिएगा। ये सर बच्चों 8 ने मंथ आंसर ही किया। आएगा सर, 8 ही आएगा। अरे ये तो हम ऐसे ही कह रहे हैं, हमें मालूम है 8 मंथ आएगा। जिसको ना पता हम सॉल्व करके दिखाएं। देखो भाई, पूछ लो, गलत गलत मत करना, बाद में बताएं कहो तो। यस सर प्लीज। हाँ बिल्कुल, इसमें पूछने में कोई बुराई नहीं। गलत कर दो, बाद में परेशान हो, वो सही नहीं है। ईयर को मंथ में करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करोगे, थ्री तो डिवाइड में और 12 मल्टीप्लाई में, तो 3 से 12 डिवाइड हो जाएगा तो आएगा 2 into 4, आएगा कि नहीं? यस। और 2 into 4 तो पता ही है। और किसी को ना क्लियर हो वो भी पूछ ले, तीनों में से जो ना क्लियर हो वो पूछ लो। लेकिन ऐसा मत करना कि समझ में भी नहीं आया और संकोच की वजह से पूछा भी नहीं और बाद में परेशान हो कि आगे से आया, वो सही नहीं है, टाइम वेस्टिंग। और किसी को दिक्कत? ठीक है, तो इससे ये पता लग गया कि मैन्युफैक्चरर को जो प्रोडक्ट बनाना है वो 400 यूनिट तो बनाना है, ये बात तो सही है। ये यहाँ लिखा है तुमने, 400 यूनिट बनाने में उसको फायदा है। और 8 महीने बाद बनाना है अगला ऑर्डर,
ऐसा नहीं करना है कि आज बना लिए कल फिर 400 यूनिट तैयार कर दिए, तो उसका प्लांट ही फेल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? यस सर। तो कैसा लगा परचेज मॉडल विदाउट शॉर्टेज? सर इजी है, सिर्फ फॉर्मूला आना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर है, पूरी तरह सहमत, फॉर्मूला आना चाहिए। और हाँ, एक काम और है, ढूंढना भी आना चाहिए। ये देखो, इसमें दो शब्द हैं, एक विदाउट शॉर्टेज वाला, ये अगर ध्यान नहीं दिया तो फॉर्मूला भी गलत लगा दोगे। क्या कहते हो? यस सर। और दूसरा, अगर ये नहीं दिया ऑप्टिमम रन साइज, तो मॉडल भी तो गलत लगाओगे। ऑप्टिमम रन साइज से तो पता लग रहा है कि ये परचेज मॉडल है। ठीक है, तो शब्दों को पकड़ना है, और बाकी वेरिएबल अगर तुमने, जैसे डिमांड है, ये तुम्हें होना चाहिए कि डिमांड का वैल्यू है। दूसरा, शब्दों पे ध्यान देना है, स्टोरेज कॉस्ट को ही हम लोग कैरिंग कॉस्ट बोलते हैं। अगर ये नहीं पता है तो ये कहां से लिखोगे बताओ? तीसरा, इसी तरह ऑर्डरिंग कॉस्ट तो बिल्कुल क्लियर लिखा होगा, सेटअप कॉस्ट। अब सेटअप कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं होता, अगर ये मालूम नहीं है तो फिर गड़बड़ा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, फिर इसके बाद यूनिट का भी ध्यान रखना है, क्या क्या लिखना है किसमें। इसके अलावा आंसर में भी यूनिट लिखने हैं, जैसे ईओक्यू यूनिट्स में आएगा। एवरेज कॉस्ट ये रुपीज यूनिट्स पर ईयर, ठीक है, 240 रुपए। ठीक है, मेरे ख्याल से पर यूनिट होगी, पर यूनिट पर ईयर। अच्छा, फिर टाइम बिटवीन ऑर्डर का यूनिट मंथ है या ईयर है, जो भी आपको ठीक लगे। ठीक? ये सबका ध्यान रखना, तब ये 12 नंबर वाला क्वेश्चन पक्का होता है। ध्यान दिया आपने? मैंने सारी चीज बता दी। ठीक है, यस सर। तो अब 3 मॉडल जो बचे हैं उनको आप देखते रहिएगा, और अगले लेक्चर में वो मॉडल्स भी आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, क्लियर? ओके सर। ओके सर। और न्यूमेरिकल्स लगाने की कोशिश करना शुरू कर दीजिएगा, कठिन नहीं है, तो हमने शो कर दिया है, साबित भी कर दिया है। बस फॉर्मूला याद होने चाहिए और पहचानना, फॉर्मूला मॉडल दोनों पहचानना होगा। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, हैव अ नाइस डे, वेलकम।